छोटे से रुचि छलांग और दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल हमें मिल चुके हैं और आज हमारे साथ राणा जी भी लौट आए हैं और राणा जी का सवाल सबसे शुरुआत में मिला है हमें। लेमन ट्री और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा 3 से 5 साल के लिए सिप कर सकते हैं और कितना टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5 साल में? दिवाली पिक्स और बता दीजिए लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट स्टॉप लॉस के साथ, अंशुल जी। तो दिवाली पिक की रिपोर्ट अभी बनी है, उसमें कुछ करेक्शंस हैं, वो फाइनल होगा, कल परसों तक फाइनल कर देंगे। और जहां तक जेएसडब्ल्यू इंफ्रा और लेमन ट्री है, सिप करके छोड़ दीजिए। सिप में टारगेट नहीं लगाया जाता, केवल एक्यूमुलेट किया जाता है। ठीक है, लेकिन अंशुल जी मतलब कुछ एक टेंटेटिव तो कुछ मतलब रखें कि 5 साल 3 साल जेएसडब्ल्यू में। इंफ्रा का तो 700 का टारगेट है, और लेमन ट्री का आप पकड़ के चलिए कि अगर ये पूरा पैटर्न सक्सेसफुल रहा तो 350 प्लस के टारगेट मिलने चाहिए। वीकली पे 67 वीक्स का बेस ब्रेकआउट है। ओके, ठीक है सर। तो ये बात रही राणा सर के लिए, जहाँ पर कि अंशुल जी ने बता दिया है कि सिप कर सकते हैं और इन दोनों शेयरों में आपको रिटर्न ठीक ठाक अच्छे मिल जाएंगे, आप धीरे धीरे इनको ले सकते हैं। सारांश जी का सवाल है, अवंती फीड्स 641 रुपये के लिए हुए हैं, इन्होंने होल्ड करें या और टारगेट 2 से 3 महीने के लिए? अंशुल सर बता दीजिए क्या करना है। सर एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कर दीजिए प्लीज। अवंती फीड्स। अवंती फीड पुल बैक दे रहा है। पुल बैक में ऊपर 709 तक जा सकता है, लेकिन अभी जो फेल्ड ब्रेकआउट था 899 पे, उसका टारगेट 564 कंप्लीट नहीं हुआ है। क्योंकि लास्ट 10-15 दिन में बहुत शार्पली गिरा है 762 से 628, तो हल्का सा पुल बैक दे रहा है। पुल बैक के बाद 564 आ सकता है। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है गौरव तिवारी जी का, हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। एलजी के आईपीओ मिले हैं, लिस्ट होने पर निकालना है या फिर 2 से 3 दिन वेट करना चाहिए? अंशुल भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल इस समय मीडिया सर्कल में घूम रहा है, दर्शकों के जहन में घूम रहा है, क्योंकि 1500 के आसपास तक की इसकी एक लिस्टिंग होने की बात है ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखते हुए। आपको क्या लगता है सर, 1500 के आसपास अगर लिस्ट हो तो पैसा निकालें, अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा, या इस चार्ट को चलने दें जब एलजी का लिस्ट होगा? तो जब मिस्टू होने वाली थी या चीकू होने वाली थी, दोनों समय में मैंने अल्ट्रासाउंड के समय नहीं पूछा था कि लड़का हो रहा है या लड़की हो रही है। तो होने के बाद पता चलने का जो सुख है ना, वो सुख लीजिए। तो लिस्टिंग हो जाने दीजिए। लिस्टिंग के 15-20 मिनट में अगर सेलिंग आई, बेच के निकल जाएंगे, नहीं आई तो होल्ड करेंगे। तो पहले बच्चा पैदा तो हो जाने दीजिए। अभी से ही नाम और कपड़े और सब, पहले जो हो रहा है डिलीवरी की तो एंजॉयमेंट ले लीजिए। लेकिन अंशुल जी, ये जो चीज़ होती है ना, ये थोड़ी सी लोग देखिए, जो आपने बच्चों वाली बात की वो अच्छी है, लेकिन उसमें क्या है ना कि वो तो एक सेंटीमेंट इमोशन वाली चीज़ है। यहाँ जो है ना, यहाँ पैसे वाली चीज़ है। तो यहाँ पे आदमी प्लानिंग कर सकता है, एक्सपेक्ट कर सकता है, किसी को बुरा भी नहीं लगेगा अगर एलजी की आज प्लान करो। अगर आप बच्चे को चेक कराते हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा अपने आप को ख़राब लगता है, वो गैर कानूनी भी है। तो लेकिन ये जो चीज़ है, ये तो कानूनी चीज़ है कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल क्या होगा, कैसे लिस्ट होगा और क्या हमें टारगेट रखने चाहिए। अभी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा कौन सा आईपीओ था, एक मिनट में आपको बताता हूँ। एक अच्छा आईपीओ था जिसमें, एक मिनट में बता ही देता हूँ। ग्लॉटिस। ग्लॉटिस, ये आईपीओ में ग्रे मार्केट प्रीमियम 35-40 रुपए का था। मतलब 8-10% का कुछ प्रीमियम था, और लिस्ट शायद ये डिस्काउंट पे हुआ था 31% पे। हाँ हाँ, कुल डिस्काउंट में लिस्ट हुआ था। तो प्लानिंग और ये सारी चीजें ना, आप एक व्यू बना सकते हो। ग्रे मार्केट प्रीमियम तेजी है तो तेजी पे लिस्टिंग का व्यू बना सकते हो। बट आई बिलीव देन एंड देयर, जब जो चल रहा है उस समय उस हिसाब से आपको एडजस्ट कर लेना ज्यादा बेटर होता है। चलो अंशुल भाई, आपकी बात बड़ी करते हुए मैं ये पूछता हूँ, जो बच्चा आज लिस्ट हो गया है उसके बारे में बता दीजिए, टाटा कैपिटल। अब इसके बारे में इस पर बताएं। मैं आज शुरू 1 घंटे का प्रेशर ऑलमोस्ट निकलने ही वाला है, या निकल ही गया है। तो अब जो लो बना है 326 का, ये लो नहीं टूटना चाहिए। अगर ये लो टूटा तो एग्जिट करेंगे, और अगर नहीं टूटा तो 3 से 5 दिन होल्ड करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो टाटा कैपिटल पर बात हो गई, एलजी पर बात हो गई और ग्लॉटिस पर बात हो गई। चलिए, अच्छी बात है। विमल जैन साहब, पहले तो गुड मॉर्निंग सर, आप अगर सवाल भेजें तो और अच्छा लगेगा।
एक हमारे दर्शक हैं सारांश जी, वो पूछ रहे हैं सर BEML का एनालिसिस करके बता दीजिए क्या करना चाहिए। BEML अंशुल भाई, फिर जियोपॉलिटिकल रिस्क शुरू हो गया है अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के बीच में, और वो कहीं ना कहीं चीज़ें आती हैं जब भी पाकिस्तान इन्वॉल्व होता है तो इंडिया के ऊपर। अब ये देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में कि इंडिया से क्या ताल्लुकात निकलते हैं, किस तरह से चीज़ें कोरिलेट होंगी, क्योंकि अफ़गानिस्तान के जो एक की मिनिस्टर हैं वो तालिबान के की मिनिस्टर वो इंडिया आए हुए थे और ये सारी चीज़ें शुरू हो गई वहाँ पर बॉर्डर पर। आपको क्या लगता है सर, BEML कुछ जियोपॉलिटिकल रिस्क का फ़ायदा मिलेगा क्या? फायदा मिलना होता है तो सर 4468 के ऊपर गैप अप ही सीधा मिलता है, और नहीं हुआ है तो मेरे को लग नहीं रहा कि होगा भी। लेकिन 4468 निकलता है, आप राउंड फिगर 4500 पकड़ लो, 4500 निकला तो मैं अपना व्यू चेंज कर लूंगा, आई विल बी बुलिश। अगर नहीं निकलता है तो उसके फेलियर पे या 4142 के ब्रेकडाउन पे, दोनों केस में मैं एक्सट्रीम बेरिश व्यू बनाऊंगा 3353 रुपए का। तो मेरे लिए एक्सट्रीम रिस्की स्टॉक है ऑन द लॉन्ग साइड। टाटा पावर शॉर्ट टर्म के लिए क्या लग रहा है? विनीता कुंडू जी का सवाल है सर। अभी जब टाटा सन्स के बोर्ड के दो चार लोग अभी वित्त मंत्री और गृह मंत्री सबसे मिले हैं, मतलब ये झगड़ा लंबा चलते हुए दिख रहा है, मेरे को नहीं लग रहा सुलझ रहा है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है झगड़े को सुलझाने के लिए, दिस इज गेटिंग अगली। और अगर ये अगली होता जाता है तो फिर टाटा पावर अपना 368 का सपोर्ट होल्ड नहीं कर पाएगा, 333 तक नीचे आ सकता है। तो अब टाटा ग्रुप में थोड़ा सा अगले 2-3 महीने न्यूज बेस्ड वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहने वाली है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर जो काउंटर ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग देख चुके हैं उनमें प्रॉफिट बुकिंग और गहराएगी। टाटा स्टील मेरे को नहीं लगता वो मिडिल सेक्टर के साथ अपना जो भी है झेल झाल के निकल जाएगा, बट टाटा पावर में थोड़ी सी वीकनेस आ रही है, क्योंकि अदानी पावर चला उसके बाद ये नहीं चला, तो अब इसमें से और लोग निकल के वापस अदानी पावर में यूफोरिया प्ले करने चले जाएंगे, तो वो भी एक सेलिंग आ सकती है। हर तरह से न्यूज फ्लो थोड़ा सा खराब होता जा रहा है। मैं 400-405 के ऊपर इंटरेस्टेड होना स्टार्ट होऊंगा, उसके नीचे तो मेरा इंटरेस्ट नहीं आ रहा, और थोड़ा सा टाटा ग्रुप में ही हाथ पीछे खींचने का मन होने लगा है, जिस हिसाब से लड़ाई बढ़ने लगी है। अंशुल भाई, जब टाटा की बात हुई है तो थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि टाटा समूह के कौन कौन से शेयर हैं जो कि रडार पर पॉजिटिव, मतलब अभी भी अगर आपको चार्ट पे या किसी भी तरह से थोड़े से ठीक लग रहे, कौन से ऐसे हैं जो कि ख़राब लग रहे हैं कि ये रिस्की हैं, भाई इनसे दूर रहें? टाटा की तो बहुत लंबी लिस्ट है, कुछ 5-6 शेयर बता दीजिए सर। तो टाटा में ऐसा देखिए, टीसीएस तो आंख बंद करके खरीद के छोड़ दीजिए, क्योंकि इधर उधर चाहे जो हो, टीसीएस इज कैश काउ, ये तो आंख बंद करके लेके छोड़ दीजिए। 19-20 जो भी होगा, झगड़ा फगड़ा जो भी होगा, अल्टीमेटली बिजनेस में अगर पैसा आ रहा है, आपकी कमाई हो रही है, तो बोर्ड जैसा भी चले कुछ समय आगे पीछे चल जाएगा लेकिन चल जाएगा। तो टीसीएस तो एक आंख बंद करके ले सकते हैं। टाटा स्टील आई वुड नॉट से, क्योंकि मैं खुद ही उसको लेने की उसमें हूं, तो आई वुड गिव टाटा स्टील ऑन टॉप प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी पे मेरा टीसीएस आएगा। इसके अलावा अगर सब कुछ ठीक रहा तो टाटा केमिकल जो मेरा फेवरेट स्टॉक है, 900 के नीचे आते ले लेता हूँ, 1000 के ऊपर आते बेच देता हूँ। तो टाटा केमिकल ये तीसरा स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में रहेगा, और एक चौथा स्टॉक तो आपको बताइए मेरे पोर्टफोलियो में। तो ये चार जो हैं थोड़ा सा इम्यून हो सकते हैं अगेंस्ट द बोर्ड फाइट, बट बाकी स्टॉक्स में थोड़ी सी वीकनेस दिख रही है, तो खराब न्यूज की वजह से वो इंटेंसिफाई हो सकती है। मेरे को मतलब आई एम नॉट वेरी श्योर कि हो ही जाएगा, अगर लड़ाई बढ़ती है तो होगा, तो यहाँ पे तो वाला फैक्टर है, उसमें ये चार स्टॉक्स हैं जो स्टैंड आउट कर जाएंगे। ठीक है, तो टाटा के कौन से शेयर सरवाइव कर पाएंगे और कौन से सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ये थोड़ा सा एक देखने वाली बात होगी। ठीक है अंशुल भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, क्योंकि जो दर्शक हैं उनको सभी को एक ब्रॉडर आंसर मिल गया, तो अब अलग अलग टाटा के शेयर पे पूछने की ज़रूरत नहीं है। एक हमारा सवाल है चंदन पेलनेकर जी का। इनका सवाल है सर, देवानगारी शुगर पर अपना व्यू बता दीजिए। 30,000 शेयर हैं इनके पास, ₹3.80 के। इसको सर एक आध साल अगर छोड़ते हैं तो स्टॉक आपको आज ये 362 के नीचे वीक लॉन्ग्स को एलिमिनेट कराया है फ्राइडे को। आज वापस अगर 362 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो स्टॉक में अच्छी खासी तेजी आना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर इंजीनियर्स इंडिया के शेयर पर। सर क्या इन लेवल्स पर खरीदा जा सकता है, उसका भविष्य बता दीजिए। राजपाल पटेल जी पूछ रहे हैं। सर स्टॉक में इंजीनियर्स इंडिया
तो वॉच लिस्ट पे है हमारे 210 रुपए अगर निकलता है तो फिर हम इसमें बाय देना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 210 इसका ब्रेक, 210 रुपए 87 पैसा है, 211 रुपए पकड़ लीजिए ब्रेकआउट पॉइंट है। वो जैसे ही निकला स्टॉक में अच्छी खासी तेजी डेवलप होगी टूवर्ड्स 240 ऑड लेवल्स। तो अभी जब तक 210 के नीचे है वॉच लिस्ट में जरूर बना है, क्योंकि बहुत वीकनेस नहीं दिख रही है, बट तेजी तब बनेगी जब 210 87 यानी 211 निकलेगा। तो वेट एंड वॉच अप्रोच है, 211 निकलते ही से हम बाय करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। संतोष सिंह जी पूछ रहे हैं सर, 3 स्टॉक्स, आई हैव 3 स्टॉक्स, यात्रा, सम्मान कैपिटल एंड सर्वेश्वर फूड। इन तीनों के सर कुछ स्टॉप लॉस टारगेट बता दीजिए, यात्रा ऑनलाइन, सम्मान कैपिटल और सर्वेश्वर फूड। यात्रा तो आज ही हमने अपने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड किया है, लेकिन वापस मॉर्निंग के निफ्टी में थोड़ा सेल ऑफ आया है, तो इसमें भी सेल ऑफ आया है, लेकिन जब तक ये स्टॉक प्रोटेक्टेड है 153 ऑड लेवल्स के ऊपर आराम से 195 200 तक के टारगेट मिल सकते हैं। सम्मान कैपिटल में हम काफी बुलिश हैं, बट इसको टिकना चाहिए, 165 के ऊपर टिके तो हम वापस से लॉन्ग करना स्टार्ट करेंगे 206 रुपए तक के लिए। और सर्वेश्वर फूड 1-1.5 साल अगर छोड़ सकते हैं तो आपको 1166 मिल सकता है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है, स्विंग लो इसका बना है 5 रुपए 34 पैसे, 5.34 के नीचे क्लोज करे तो एग्जिट करना है, नहीं तो 11 रुपए 66 पैसे जा सकता है। पिछले 2 क्वार्टर में रिजल्ट इसके अच्छे आए हैं, 108% ईपीएस ग्रोथ, 127% ईपीएस ग्रोथ। सेल्स पिछले 4 क्वार्टर से 24, 32, 23, 41 और 29% है। ऑपरेटिंग मार्जिन 6%, 7% के आसपास स्टेबल है। तो 1-2 क्वार्टर और अगर इसी तरह के रिजल्ट निकले तो स्टॉक में 1166 तक की तेजी बन सकती है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं ओबरॉय, रेमंड रियलिटी या ब्रिगेड, इन तीनों में से किसी में एंट्री कर सकते हैं क्या? रियलिटी इंडेक्स ही 10% नीचे जाते दिख रहा है, तो कोई भी रियलिटी स्टॉक मेरी बाय लिस्ट में है ही नहीं। एक अंशुल भाई उस दिन आपने बताया था ना, कोई एक शेयर था, मुझे याद आ रहा है। एक बाउंस बैक प्ले करना है तो आदित्य बिरला रियल एस्टेट में कर सकते हैं, लेकिन वो भी मैंने बताया था कि मैं नहीं करूंगा। हालांकि उसमें आया तो है 30-40 रुपए का बाउंस बैक वहां से आ चुका है, नहीं हाँ 40 रुपए का आ चुका है, बट मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं है बाउंस बैक प्ले करने। इतनी तेजी के मार्केट में बाउंस बैक क्यों प्ले करेंगे, स्ट्रेंथ और ब्रेकआउट प्ले करेंगे ना। ठीक बात है। तो रियल इस्टेट पे नहीं मन बन रहा है तो अंशुल जी से ज़बरदस्ती हम नहीं करेंगे कि कोई शेयर मिले ही और ज़बरदस्ती हम उस पर काम ट्रेड करना ही है तो आप फिनो पीबी में ट्रेड कर लीजिए। फिनो पीबी अभी जस्ट ब्रेकआउट देना स्टार्ट ही कर रहा है 308 अच्छा। रुपए के आसपास। एक बार फिनो पीबी दिखा दीजिए फटाफट से, और फिनो पीबी को देख लेते हैं कि इस पर किस तरह का रुझान बन सकता है। अरे ये तो अभी चल चुका है अंशुल जी थोड़ा सा, 302 से 308 जी। 308 में भी हमने बाय दिया अपने क्लाइंट्स को। अच्छा ठीक है, ये कहाँ तक जाएगा? कोई 8-9% मिल जाए तो बुक करके खाली कर लेंगे सर। अच्छा। ऊपर में 324 रुपए एक रेजिस्टेंस है, बट जैसी 8-9% वही एफडी का पैसा मिले तो लेके बाहर हो जाएंगे। कपन हैंडल पैटर्न अंडर डेवलपमेंट है और इस कपन हैंडल पैटर्न को टाइम हो गया है 75 दिन तो हो चुके हैं आज। 324 और 324 के ऊपर ब्रेकआउट लेगा तो फिर 400 रुपए तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 400 रुपये तक के भी टारगेट्स इस काउंटर पर देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन रिस्क फ्री मामला कहाँ जो आप बोलते हैं अंशुल जी, वो भी बता दीजिए कि रिस्क फ्री कहाँ होना है? कितने में 370 सर, ये हमने बाय दिया है 308 और 317-18 पकड़ लीजिए। 317-18 आते से हम रिस्क फ्री हो जाएंगे। ठीक है, तो 317-18 यानी कि यहाँ से करीब और मतलब एक थोड़ा सा मूव और मिलेगा। देखिए बात करते करते 310 तो आ गया यहाँ पर, और उछाल तो मिल रहा है, मोमेंटम में है शेयर इस गिरे हुए बाज़ार में। यहाँ पर 310 रुपये तक ये काउंटर आ गया है और अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, 3.5% ऊपर है। एक बार इस काउंटर पर ज़रूर नज़र बनाकर चलें। ठीक है अंशुल जी, इस काउंटर पर अभी नज़र बनाकर चलेंगे। वैसे 311.50 वेरी नाइस। बात करते करते ही अंशुल जी के और इस काउंटर पर मूव देखने के लिए मिला है फिनो पीबी के काउंटर पर। अब 312 भी पार हो गया, 312.55। अंशुल भाई ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम 2-3 मिनट बात करेंगे तो ये शायद टारगेट ही हिट हो जाएगा आपका रिस्क फ्री वाला। उसके बाद जो आपने 400 रुपये तक के टारगेट दिए हैं वो एक अलग चीज़ है।
अंशुल भाई, इसको मैं ये मान सकता हूँ कि ये काउंटर आपकी लिस्ट का एक ऐसा शेयर है जिसपे कि आपकी कन्विक्शन लेवल, जैसे आपने अदानी ग्रीन, आईओसी, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, उस लिस्ट में रखा जा सकता है, ये केवल ट्रेडिंग प्ले है? नहीं नहीं, ट्रेडिंग प्ले है सर। लिया दिया बराबर, स्टॉप लॉस कटा तो बाहर और प्रॉफिट बना तो बाहर। अगर आपको उस टाइप का स्टॉक चाहिए तो सुबह हमने इक्जिगो दिया हुआ है, इक्जिगो चल सकता है, बट वो भी आईपीओ बेस ब्रेकआउट के बाद काफी दूर निकल चुका है, तो अभी वेट करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पर इस काउंटर पर फिनो पीबी पर फिलहाल आप ट्रेडिंग प्ले के हिसाब से देखेंगे तो ठीक है। और 314.65 लग गया। अंशुल भाई, उस दिन आपने मिंडा कॉर्प की कॉल दी थी, ज़बरदस्त चली थी। मैं शो करने के बाद मैंने उस कॉल को देखा था कि 592 के आसपास आपने दिया था, 606 का टारगेट दिया था, एग्जैक्टली 606 तक गया था, 606 रुपये 90 पैसे के आसपास तक, और वहाँ से फिर काउंटर घूम गया था। ठीक है, और एक आपने कॉल दी थी आईटीआई की, वो भी काफ़ी अच्छा चला था। लेकिन अंशुल भाई, इन दोनों पर अभी आपकी राय, आईटीआई और मिंडा कॉर्प पर? दोनों में भी अंडर डेवलपमेंट है सर। मिंडा का अब 590 निकलेगा तब वापस से बाय देंगे। आईटीआई अब मैं 370 निकलने के बाद ही कोई काम करूंगा, उसके पहले नहीं करूंगा। ठीक है, डन सर। अगला सवाल हमें मिला है आपके एक फेवरेट शेयर पर सर, अदानी ग्रीन पर। रेणुका इसरानी जी का सवाल है, 1207 रुपये के लिए हुए हैं, पूछ रही हैं कि होल्ड करें या सेल। देखिए, अदानी ग्रीन पे तो मैं कोई सलाह बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट की कभी दूंगा ही नहीं। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में मेरी पूरी क्वांटिटी होल्ड है और मेरे कॉल शॉर्ट हैं, और मतलब हेज काइंड ऑफ पोजीशन है। डाउन साइड आता है तो मेरे को कॉल में पैसा मिलेगा, तो मेरी डिलीवरी वाली पोजीशन 100% होल्ड है। मैं उसको अभी नहीं छेड़ रहा हूँ, मैं 1447 के पहले तो उसको नहीं छेड़ रहा हूँ। ठीक है, एक हमें सुपर चैट पर क्वेश्चन मिला है विनय कुमार जी का। ये पूछ रहे हैं टाटा टेक और सुजलॉन में बता दीजिए सर 6 महीने का व्यू। टाटा टेक पर्सनल पोर्टफोलियो में सर तो बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट की कोई सलाह नहीं है। सुजलॉन जरूर अपना 52 का गैप प्रोटेक्ट कर रहा है, बट अगेन रिजल्ट तो ठीक आ रहे हैं और मूव पहले कर चुका है, तो अब यहाँ पे नया बेस बनाएगा। अगर 52 प्रोटेक्ट हो जाता है, एक बार वीक लॉन्ग्स को एलिमिनेट कर दे उसके नीचे फ्लश करके, तो फिर बेस बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो सुजलॉन में अगर 4-6 महीने में आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं बनेगा, बेस बनाने का ही प्रोसेस चलेगा अगले 6-8 महीने। ठीक है, तो यहाँ पर सुजलॉन और टाटा टेक दोनों पर राय मिली है। और अगला सवाल हमें मिला है साईं प्रवीण जी का, हिंडलबर्ग सीमेंट यहाँ पर टेक ओवर कैंडिडेट है क्या, ऐड कर सकते हैं क्या? साईं प्रवीण जी हमारे काफ़ी अच्छे से रिसर्च वगैरह करते हैं। अंशुल भाई, कुछ चार्ट पे ऐसा दिख रहा है कि कुछ वॉल्यूम के साथ बाइंग हो रही हो? वॉल्यूम पीछे आया था सर, यहाँ नीचे 180 रुपए से जब 212 तक चला था तब इंस्टीट्यूशन कैंडल्स थे, और पूरे बेस में बहुत इंस्टीट्यूशन कैंडल है। दो नाम लिख लीजिए, एक बिरला और एक अदानी। इसके बाहर जितने भी सीमेंट स्टॉक हैं इवेंचुअली सारे टेक ओवर स्टोरी में जरूर जाएंगे, क्योंकि वो ड्यूपली ही चलेगी अदानी और बिरला की। तो या तो अल्ट्राटेक ग्रासिम ये खरीदेंगे या एसीसी अंबुजा वाले खरीदेंगे। तो जो भी खरीदे, चाहे अदानी खरीदे चाहे बिरला खरीदे, इस भाव से तो कम से कम दोगुने भाव पे खरीदा जाएगा। तो हाइडेलबर्ग सीमेंट अगर 1.5-2 साल सीमेंट स्टोरी पूरी प्ले आउट होने का मौका देते हैं, तो आपको करीब करीब हाइडेलबर्ग में अगर 400 रुपए भी मिल जाए तो कोई बहुत सरप्राइज नहीं होगा मेरे को। बट पैसा वही कमाएगा सीमेंट स्टोरी में जो पेशेंस रखेगा, जो टाइमिंग करने की कोशिश करेगा। वो वैसे ही अदानी पावर में जैसे मुंह देखते रह गए वैसे देखते रह जाएंगे। तो इट इज ऑल अबाउट पेशेंस। जो रखेगा अदानी और बिरला, इनके अलावा जो भी शेयर्स हैं लिस्टेड अनलिस्टेड या कैपेसिटी जो भी है सीमेंट की, जाना लास्ट में इन दोनों के पास ही है। ठीक है, तो यहाँ पर राय मिली है सर आपको। और अगला सवाल हमें मिला है अनिक जुराहवट जी का। ये बोल रहे हैं कि गुड मॉर्निंग विवेक सर, अंशुल सर, टाटा कैपिटल आईपीओ अलॉट हुआ है, इसमें क्या करना है, प्लीज़ गाइड कीजिए। सर अभी वैसे बात हो गई है हमारी, लेकिन एक बार फिर जायज़ा ले लेते हैं क्योंकि आज की हॉट लिस्टिंग है टाटा कैपिटल। क्योंकि उम्मीदें ज़्यादा और रिटर्न बिल्कुल नहीं। 15,000 करोड़ रुपए की वैल्यू का आईपीओ आता है और लिस्टिंग इतनी सुस्त। अंशुल भाई, अभी कोई लेवल वेवल तो नहीं टूटा, या 326 वाला वो अभी इंटैक्ट है? 326 के नीचे एग्जिट कर लीजिएगा अगर करना चाहें तो। 326 के नीचे तो वापस सेकेंड राउंड सेलिंग आ सकती है।
ठीक है सर। अगला सवाल हमें मिला है रोहित चौधरी जी का। सफायर फूड पर शेयर एवरेज प्राइस इनका है 300 रुपये का, क्या करें सर? स्टॉप लॉस बता दीजिए। टॉप लॉस मेजर सपोर्ट सफायर फूड में है रुपए का है, 275.80 का है और 274 चल रहा है, तो मेजर सपोर्ट पे खड़ा है और वर्टिकली गिरते हुए आया है 335 से। तो यहाँ पे लग नहीं रहा कि सपोर्ट तोड़ेगा, पहले एक बार बाउंस बैक दे सकता है 300 रुपए तक, उसके बाद नेक्स्ट लेग में जब भी 275 तोड़ेगा तो फिर इसमें लंबी डाउन साइड खुलेगी, और लंबी बहुत लंबी तो नहीं होगी, 225 तक की खुलेगी। ठीक है। एनवायरो इंफ्रा एक स्टॉक 306 देख रुपये। लीजिए, हाँ जी। एक स्टॉक देख लीजिए सर, एक ब्लैक बक BLACK ब्लैक बक। अगर चार्ट लगा के उसके 1.5 महीने का 2 महीने का चार्ट लगा सके, लगा के ओके, देखिए पूरा, या 6 महीने का चार्ट कर लीजिए। ब्लैक बक BLACK एक पूरा मिनट। फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। सुबह हमने बाई दिया है, ये 700 रुपये वाला ना? हाँ 695 रुपए में सुबह बाई दिया है 9:43 पे। बेहतरीन चल रहा है। ये जो राइट साइड में आप देख रहे हैं छोटा सा फ्लैग काइंड, ये बड़ी मूव बनी थी जुलाई से लेके सितंबर तक, ये पोल बना था, उसके बाद ये फ्लैग बना था, उससे ब्रेकआउट दिया था थर्सडे को, फ्राइडे कंसोलिडेशन था। आज सुबह उसके 665 के लेवल को रिटेस्ट करके चल रहा है, ये करीब करीब 900 रुपए जा सकता है। हमने 695 में बाई दिया है, एक बार पढ़ के और बता दें। 695 में बाई दिया है, 663.70 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस है, 743.7 का टारगेट है, क्योंकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेटेड होता है तो टारगेट हम उस हिसाब से देते हैं। बट ओवरऑल स्टॉक 900 रुपए जाते हुए दिख रहा है, तो जब जब इसमें कंसोलिडेशन 2-3 दिन की बनेगी तो तब तब बाई देते रहेंगे इसमें। ठीक है। इसमें क्या टारगेट लेकर चलना है? ये वही ट्रेडिंग वाला है या कन्विक्शन वाला है? जिस आपका पैटर्न है, कन्विक्शन तो हाई होनी ही चाहिए थी, और रिजल्ट भी इसके मतलब लॉस मेकिंग कंपनी से मार्च में प्रॉफिट में आई है और जून में वापस प्रॉफिट पोस्ट किया है। ऑपरेटिंग मार्जिन 8% से बढ़ के 20, 23 और फिर 22 हुए हैं। तो फंडामेंटल लेवल पे तो मैनेजमेंट काफी सुधार कर ही रहा है, तो उस हिसाब से स्टॉक को चलना तो चाहिए 900 रुपए तक। ठीक है। तो ब्लैक बक यहाँ पर अंशुल जी की राय, इस काउंटर पर भी आप नज़र बना कर रखें। ये काउंटर मोमेंटम में है, ये काउंटर चलने की उम्मीद है इस काउंटर पर। और फिनो पीबी अभी दिया था अंशुल जी ने, वहाँ पर भी हमने देखा कि एक मूव बना था। और एक बार देख लेते हैं, 314.65 का हाई है, 308 के करीब पर बात शुरू हुई थी, 313 के करीब अभी चल रहा है। बिल्कुल ठीक है अंशुल भाई, दोनों ही काउंटर अब लिस्ट में रहेंगे, ब्लैक बक और ब्लैक बक भी अब डे हाई पर आ गया, 714 रुपये अब ऑलमोस्ट पार करने की कोशिश करता हुआ ये काउंटर, जो कि आज का डे हाई है। और 713.85, 714 बिल्कुल नया डे हाई बनाता हुआ ये काउंटर यहाँ आज इंट्राडे में। तो फिलहाल दोनों ही काउंटर अपने डेज हाई पर आते हुए अंशुल जी के बोलने के बाद, बेहतरीन अंशुल जी, बढ़िया चल रहा है। दोनों ही काउंटर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं सर। एक सवाल हमें मिला है संदीप सरोहा जी का, ये पूछ रहे हैं सर, आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल इन तीनों के ही इन्होंने शेयर लिए हुए हैं। आईओसी 135 के, बीपीसीएल 270 के, एचपीसीएल 310 के। अब क्या करें तीनों काउंटर पर? 2-3 साल के लिए छोड़ दीजिए तो मोटा पैसा बन जाएगा। मतलब यहाँ से कम से कम डबल तो हो ही जाएंगे, मतलब बेयर मिनिमम अगर पेसिमिस्टिकली बात करूं तो डबल तो हो ही जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही तीनों ही काउंटर आपके लिए अच्छा रिटर्न दे सकते हैं सर। ये एक अच्छी चीज़ अंशुल जी ने आपको नोट पर बोल दी है। पीपीएल फार्मा के बारे में बताएं अंशुल जी, इस पर भी काफ़ी सवाल मिल रहे हैं हमें। पीपीएल फार्मा अगेन वही 197 181 की जोन में एक्यूमुलेट करके चलिए। अगर आप रोज रोज सवाल पूछ रहे हैं तो आप ट्रेडर हैं, तो ट्रेडिंग के लायक ये काउंटर है नहीं। सीडीएमओ कंपनी का जब वेव अभी स्टार्ट ही हो रहा है, अगले 2-3 साल ये वेव चलेगी, उसमें करीब करीब 600-700 रुपए तक काउंटर निकल सकता है। तो ट्रेडर इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं कमा पाएंगे, इन्वेस्टर अगर रख के छोड़ देगा तो लंबा पैसा कमा लेगा। उमेश सैनी साहब हैं, बोल रहे हैं कि बिग फैन ऑफ मनी 9। थैंक यू सैनी साहब। और बोल रहे हैं कि जीसी पावर के कुछ शेयर पड़े हुए हैं इनके पास 720 के। और वारी रिन्यूएबल पर आज हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे।
सैनी साहब अभी थोड़ी देर रुक जाइए, स्टॉक एक्सरे में आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। इस पे बता दीजिए सर, जीसी पावर पर। सीजी पावर 786 का ये ब्रेकआउट। इन्होंने शायद गलत लिख दिया जी, मेरे मुंह से भी इसी वजह से गलत निकल गया। ठीक है सर, सीजी पावर। सीजी पावर हमने बाई दिया था आप ही के चैनल पे मंडे 1 सितंबर वाले शो में, जब 36% का पोल था और उसके बाद फ्लैग बना था और 1 सितंबर को ब्रेकआउट दे रहा था, लगभग 70-80 बार का फ्लैग था। तो 705 पे बाई दिया था, 786 का टारगेट कंप्लीट करके अब पुल बैक आ रहा है। ऑन द पुल बैक 730 अगर होल्ड नहीं हुआ तो ये गैप फिल करने के लिए 695 तक आएगा। ब्रॉडर स्ट्रक्चर पे ठीक लग रहा है, लेकिन आई वुड नॉट होल्ड दिस स्टॉक। मैं नीचे में गैप फिल होने के बाद अगर स्ट्रेंथ प्रूफ करता है 705 पे तो बाइंग में इंटरेस्टेड रहूंगा। अभी तो मेरे को वीकनेस बहुत तेजी से आती हुई दिख रही है। ठीक है, पारादीप फॉस्फेट 196 का लिया हुआ है श्रुति ने, श्रुति जी ने। इसमें एवरेज करें क्या, प्लीज व्यू दिलवा दीजिए। मतलब मैं 15 दिन से बोल रहा हूँ कि 196 पे कोई डंप कर रहा है स्टॉक। वॉल्यूम चार्ट पे एविडेंस एकदम क्लियर है कि बार बार 196 जाता है और इस पे स्टॉक डंप किया जा रहा है। एग्रेसिव डंपिंग पिछले 4 दिन में आई है, 1-2 दिन के पुल बैक के बाद अगर वापस से एग्रेसिव डंपिंग आना स्टार्ट हुई 155 रुपए तक आ जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए स्टॉक पे। मैं 15 दिन से बोल रहा हूँ कि 196 पे कोई ना कोई स्टॉक डंप कर रहा है। जैसे ऊपर जाता है 196 पे स्टॉक में डंपिंग आ रही है, तो 155 आते हुए मेरे को दिख रहा है और हाई प्रोबेबिलिटी है कि आ सकता है। बाई अगर करना ही है, किसी भी तरह से कोई भी बाई करना है तो 200 निकलने का वेट कीजिए, स्ट्रेंथ प्रूव होने का वेट कीजिए, क्योंकि 200 नहीं निकला। इतने अटेम्प्ट 196 के फेल हुए हैं कि लॉन्ग लिक्विडेशन में 155 आराम से दिखा सकता है। मेरी तो वॉच लिस्ट में बिल्कुल मैं अपने वस्तु से। ठीक है सर, अगला सवाल हमें मिला है टीवीएस श्री चक्रा पर। 2977 रुपए के लिए हुए हैं राहुल वर्मा जी ने। 2 साल का विजन है इनका, सर क्या करना है? टीवीएस रिचक्रा, टीवीएस रिचक्रा इलिक्विड काउंटर है सर। 10,000 11,000 का तो एवरेज वॉल्यूम है, 50 डे एवरेज वॉल्यूम। ठीक ठाक पुल बैक ले रहा है, मतलब चल तो ठीक ठाक रहा है, लेकिन अगली तेजी इसमें बनेगी 3,980 के ऊपर, क्योंकि कप हैंडल पैटर्न का भी कप कंप्लीट किया है। तो प्रोबेबली एक बार नीचे आएगा हैंडल कंप्लीट करने और उसके बाद फिर तेजी आएगी। ओवरऑल स्ट्रक्चर में ठीक है। मल्टीपल क्वार्टर नेगेटिव ईपीएस ग्रोथ देने के बाद फाइनली जून क्वार्टर में 93% की ईपीएस ग्रोथ आई है। तो एक एक्सपेक्टेशन है कि अगले क्वार्टर और ठीक ठाक रिजल्ट आ गया तो फिर स्टॉक में 4,000 का ब्रेकआउट लेके 4800 जा सकता है। तो पैटर्न अंडर डेवलपमेंट है, इंस्टीट्यूशन कैंडल है, इसीलिए मैं इस पैटर्न को वैलिड मान रहा हूं। लेकिन अभी डेवलपमेंट में और कम से कम 8 हफ्ते तो लग ही सकते हैं। ठीक है, संदीप सिंह जी पूछ रहे हैं सर, ट्रेंट 5500 रुपये के सेल कर दिए मैंने, इन्होंने मतलब, और आपको धन्यवाद बोल रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि एटीजीएल क्या इस रेट पर लेना चाहिए 2 साल के लिए? तो एटीजीएल हमने अभी क्लाइंट्स को ऐड कराना स्टार्ट किया है, लास्ट थर्सडे फ्राइडे से थोड़ा थोड़ा ऐड कराना चालू किया है, क्योंकि ये गैप से निकला था 612 631, वही गैप फिल होके होल्ड हो रहा है। तो हमने एटीजीएल थोड़ा थोड़ा खरीदवाना स्टार्ट किया है। दूसरा, ट्रेंड ट्रेंड के लिए मुझे धन्यवाद देने की जगह आप अपने आप को धन्यवाद दीजिए कि बाइंग क्लाइमेक्स सुन के आप निकल लिए। ना निकले होते तो 7277 से अभी 4600 आ गया और धीरे धीरे 4196 बाइंग क्लाइमेक्स का पहला टारगेट है। फाइनल टारगेट नहीं, वो पहला टारगेट है। वहां तक तो आते हुए मेरे को दिख ही रहा। एक्चुअली ये बाइंग क्लाइमेक्स आपको किसी दिन ऑफिस में बुला के समझना पड़ेगा कि ये फाइनली क्लाइमेक्स बनता कहाँ है, क्योंकि ये क्लाइमेक्स जब बनता है तो बड़े सारे शेयरों के क्लाइमेक्स ही ख़त्म हो जाते हैं। मतलब ट्रेंड एक मुझे याद है कि इतना ज़बरदस्त शेयर चल रहा था, जूडियो वाली स्टोरी इतनी ज़बरदस्त थी इस काउंटर के साथ, और सारी स्टोरी वैनिश होती हुई दिखाई दे रही है। वैसे तो ये टाटा ग्रुप की कंपनी है, ये इस पर भी एक थोड़ा सा टाटा ग्रुप के शेयरों पर थोड़ा सा प्रेशर बना ही हुआ है आजकल। संजीत कुमार जी का सवाल है सर, कैफिन टेक का 832 रुपये के प्राइस के लिए हुए हैं और 30% प्रॉफिट है, क्या बुक कर लें और कैंप्स में शिफ्ट कर लें इस पैसे को? केफिनटेक में एक गैप छूटा हुआ है 1199 1216, वहां तक फुल बैक है। उस फुल बैक में माल छोड़ देंगे तो बहुत बेहतरीन है। 1423 पे बाइंग क्लाइमैक्स हुआ है, 695 का टारगेट है और
ऐसा नहीं कि बाइंग क्लाइमेक्स के बाद स्टॉक नहीं चलते, बीएससी ने 2 बार गलत भी प्रूफ किया, एक बार बीईएल ने गलत प्रूफ किया, बट हाँ मेजोरिटी 100 में से 95% स्टॉक नहीं चलते हैं। बाकी 5% आइडेंटिफाई करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। और के फिनटेक में भी बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है, जिस हिसाब का वॉल्यूम पैटर्न है, पुल बैक के बाद हाई लाइकली है ऊपर नीचे करते हुए जाना इसको नीचे ही है 695 रुपए तक। ठीक है सर। अगला सवाल हमें मिला है प्रकाश शर्मा जी का। ये पूछे हैं सर, लेटेंट व्यू के बारे में बता दीजिए। 3 साल से होल्ड कर रहा हूँ, 483 रुपये, 483 शेयर है 400 रुपये के। तो लेटेंट व्यू में 70 दिन का कपनेटल पैटर्न बन रहा है, ब्रेकआउट 450 रुपए के ऊपर बनेगा। बट अगेन ये स्टॉक भी मतलब लिस्टिंग के तीसरे चौथे दिन ऑलमोस्ट क्लाइमेटिक मूव दे के 720 से गिरा था 315, उसके बाद से चॉपीनेस एक्सट्रीमली हाई है। ये वो शेयर नहीं है जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, एटलीस्ट इस समय तो नहीं होना चाहिए। कम से कम 450 452 निकाले तब भले आप सोच सकते हैं। बट इस जो अगर ले ही लिए हैं तो ऑलमोस्ट नियर ब्रेकआउट है तो होल्ड कर लीजिए। बट फ्रेश बाइंग 452 450 निकलने के बाद ही होना चाहिए। और सर ये आप बोले बाइंग क्लाइमेक्स सीखना पड़ेगा, आजू बाजू वाले मजे ले रहे हैं कि बाइंग क्लाइमेक्स सीखने के लिए ना आपको 66% लॉस में आईआरबी बेचना पड़ेगा, तब कुछ खून खोलेगा और उसके बाद आप ढूंढना स्टार्ट करोगे तब आपको बाइंग क्लाइमेक्स मिलेगा। तो अब किसी ने 66% लॉस में मेरे जैसे आईआरबी बेचा हो तो फिर तो आप बाइंग क्लाइमेक्स सीख ही जाओगे, और जहां बाइंग क्लाइमेक्स दिखेगा ऐसे 4 बार उठक बैठक लगा लोगे कान पकड़ के कि अब इस स्टॉक में कभी बाई नहीं करना है। अंशुल जी, मैं तो दर्शकों के बिहाफ पर ही सीखूंगा और मतलब मैं चाहूँगा कि दर्शक सीख जाएं। अब देखिए, जिनकी मार्केट ने उठक बैठक ऑलरेडी लगवा दी है, और मैं समझता हूँ जो भी आदमी 5 साल से 3 साल से मार्केट में है उसने अच्छी खासी उठक बैठक लगाई होंगी। और अब तो मैं ये बोलूँगा जिसने 1 साल भी मार्केट में है, जिसने 1 साल पहले कुछ शेयर लिए थे, उठक बैठक तो मार्केट ने उससे भी लगवा ली हैं। तो अब तो सजा तो सर सबको मिल गई है, अब थोड़ा अच्छे फल भी मिल जाए, मतलब ये बात तो होनी चाहिए ना। अब एक सर होता है डांटना फटकारना, एक होता है पनिशमेंट देना, तीसरा होता है कायदे से बिठा के जलील करना। तो आईआरबी ने मेरे को ऐसे कायदे से बिठा के एकदम जलील करके हंटर हंटर मार के ये चीज बताई थी कि बेटा आप बाइंग क्लाइमेक्स से तुमने जिस दिन पंगा लिया दोबारा यही हंटर पड़ेगा। अब जैसे ही स्टॉक पे बाइंग क्लाइमेक्स दिखता है कान पकड़ के वो हंटर याद कर लेता हूँ और तुरंत लॉस बुक करके बाहर हो जाता हूँ। मेरे को फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि 10% जा रहा है कि 12% जा रहा है, क्योंकि जितना लंबे समय रखूंगा वो 50 60 70% होता जाएगा। तो मैं तो बहुत जल्दी बाइंग क्लाइमेक्स दिखते ही से स्टॉक को वॉचलिस्ट से ही हटा देता हूँ, क्योंकि कभी ना कभी गलती हो ही जाएगी। तो नहीं, बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है तो बस छोड़ देना इसको। ठीक बात है। कुछ सवाल और मिल रहे हैं हमें सुपर चैट पर। सुदीप चक्रवर्ती जी का सवाल है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर 120 रुपये के लिए हुए हैं, होल्ड या सेल? अंशुल भाई, जिस तरह की लिस्टिंग हुई थी धमाकेदार, उसके बाद सुस्त शेयरों की लिस्ट में ये भी एक आ गया, अभी क्या करना है सर इस पर? नॉट एग्जैक्टली मतलब सुस्त कहना, आप कह सकते हैं सुस्त सही वर्ड है। कर ये रहा है कि शांति से अपना बेस बना रहा है, और जितना ये बेस बनाएगा और इतनी सुस्ती से बनाएगा, क्योंकि अगर थोड़ी भी वॉल्यूम एक्टिविटी आपको दिखेगी ना तो किसी ना किसी के स्कैनर में आ जाएगा और कहीं ना कहीं मीडिया में डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा। तब फिर जो इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेट कर रहा है उसके लिए दिक्कत खड़ी होती है। तो आप एकदम सही वर्ड यूज किए, सुस्त, क्योंकि जो स्टॉक सुस्त हो जाता है वो रिटेल के इंटरेस्ट लिस्ट से बाहर हो जाता है, कहीं भी उसका डिस्कशन नहीं होता है, तो इंस्टीट्यूशन को एक्यूमुलेट करना आसान हो जाता है। अब 13% इस क्वार्टर का ईपीएस ग्रोथ है, 19% सेल्स ग्रोथ है, मार्जिन 30% के आसपास स्टेबल बनी हुई है, जो हम 25% ही मान के चल रहे थे कि बनी रहे, तो स्टॉक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ 5 to 10 ईयर्स, जैसे बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व ने किया है। तो ये जितना सुस्त बड़ा रहेगा उतना आसान होगा इंस्टीट्यूशन को एक्यूमुलेट करना। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि कम से कम 136 137 निकलने दीजिए, तब आईपीओ बेस कंप्लीट होगा तो बाई कीजिएगा, और ट्रेडिंग भी करना है तो कम से कम 118 निकलने का वेट कीजिए, तब कुछ मोमेंटम बनेगा, तब तक छोड़ दीजिए। इंस्टीट्यूशन इसको एक्यूमुलेट कर रहा है धीरे धीरे, जब तक उनका एक्यूमुलेशन पूरा नहीं होगा स्टॉक नहीं चलेगा। अंशुल भाई, एक शेयर देखिए, जीएम ब्रूवरीज, इस कंपनी के नतीजे आए थे अभी लास्ट वीक, और ये काउंटर नतीजों के बाद 20% चला और फिर
थोड़ा बहुत चला और आज फिर ऐसे गिरे हुए बाजार में करीब 8-9% ऊपर है। सर इस पर आपका व्यू, ये चार्ट पर कैसा दिख रहा है, और इसका अंशुल भाई वीकली और मंथली चार्ट भी देखना जरा कि कैसा दिख रहा है, क्योंकि ये अपने जो वीकली चार्ट है और जो मैं ईयरली चार्ट देख रहा हूँ उसमें एक पता नहीं, अगर आप इसको फ्लैग स्टडी कहते हैं तो थोड़ा देखें कि फ्लैग स्टडी बन रही है क्या। सर बेसिकली अगर आप इतना लंबा मंथली या वीकली पे चले जाएंगे, वीकली तो ठीक है, मंथली पे चले जाएंगे, मंथ वीकली पे 333 हफ्ते का कपनैंडल पैटर्न ब्रेकआउट बना था 1 जुलाई 2024 को 689 पे ऊपर गया ये स्टॉक 1038। उसके बाद पुल बैक लिया, पूरे 333 हफ्ते के ब्रेकआउट को रीटेस्ट किया, बल्कि थोड़ा सा नीचे गया, वीक लॉन्ग्स को एलिमिनेट किया, उसके बाद नेक्स्ट राउंड चल रहा है। और अगर छोटा करके चार्ट देखेंगे शॉर्ट टर्म का, तो शॉर्ट टर्म में 42 वीक्स के एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट बना है 871 पे। तो पुराना जो पैटर्न था जिसका 700 का करीब का ब्रेकआउट था, और जो नया ब्रेकआउट बना है 871, दोनों के टारगेट लगभग 1300 रुपए के आसपास आते हैं। तो ये स्टॉक तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर पे बुलिश है। तो डेली पे जब भी छोटी छोटी कॉन्ट्रैक्शंस मिले आपको लॉन्ग प्ले करना चाहिए। और एक बेहतरीन चीज जो हुई है, मल्टीपल क्वार्टर ईपीएस डी ग्रोथ के बाद जून क्वार्टर में थोड़ा सा 4% ईपीएस ग्रोथ थी, 7% सेल्स ग्रोथ थी, 18% मार्जिन थी। अब सामने सितंबर में आया है 61% ईपीएस ग्रोथ, 21% सेल्स ग्रोथ, और मार्जिन 18 से बढ़ के 24%। यानी मार्जिन भी बढ़ी, सेल्स भी बढ़ी, और बढ़ी हुई मार्जिन पे बढ़ी हुई सेल्स ने ईपीएस एकदम बढ़ा दिया 61%। तो ये तो विलियम ओनील का परफेक्ट स्टॉक है और परफेक्ट पैटर्न भी बना हुआ है। इस स्टॉक को तो लेके 1.5-2 साल के लिए अगर छोड़ देते हैं तो मेरे को नहीं लगता कि 1600-1700 से कम आपको रेट मिलेगा। बाकी पैटर्न का टारगेट 1300 रुपए के आसपास आता है। जनरली जब मार्जिन, ईपीएस और सेल्स तीनों बढ़ती हैं और पैटर्न बनता है और ब्रेकआउट सस्टेन होता है, तो कभी भी स्टॉक अपने टारगेट को नहीं कंप्लीट करता है, टारगेट से कम 50% एक्स्ट्रा मूव देता है। तो उस हिसाब से अगर 1-1.5 साल में 1700 रुपए हो जाए तो आपको सरप्राइज होना नहीं चाहिए। हाँ, इस बीच में क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट जरूर देखते रहा कीजिए। अंशुल भाई पता है ये मैंने स्टॉक क्यों पूछा, इस स्टॉक के साथ एक कहानी जुड़ी हुई है। वो कहानी है एक ऐसे शख्स की जिनको मैं मतलब एक अच्छा रिगार्ड देता था, और था इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है। शख्स मैं उनसे करीब 3 साल पहले मिला था, और उन्होंने ऐसे ही हंसी मजाक की बात चल रही थी, उन्होंने कहा था कि विवेक जी ये 2 शेयर ज़रूर देख लेना, ये मल्टी बैगर बनेंगे कभी ना कभी। और वो बॉम्बे के ही शख्स थे, और उन्होंने बोला था एक वेदांता और एक बोला था जीएम ब्रीवरीज। तो मैंने जब उन्होंने जब जीएम ब्रीवरीज बोला, मैंने कहा सर ये तो बहुत सुस्त शेयर है, इसके प्रॉफिट मार्जिन्स लगभग सेम से ही रहते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ ग्रोथ नहीं आती है और रिजल्ट पर ही चलता है ये थोड़ा बहुत शेयर, और फिर सुस्त पड़ जाता है। बोले सर जिस दिन चले, और ये वैल्यूएशन वाइज भी काउंटर हमेशा अट्रैक्टिव रहा है विद इन द लिकर स्पेस। इसकी अगर आप पिछले 3-4 क्वार्टर की ईपीएस उठाकर देखेंगे तो करीब करीब 60 रुपये की ईपीएस बन रही है इसकी पिछले 4 क्वार्टर की मिलाकर। और 60 रुपये की ईपीएस अगर आप देखो 15 के मल्टीपल पर ऑलमोस्ट ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। तो ये ऐसी लिकर कंपनीज़ में इस तरह की वैल्यूएशन नहीं मिलती है। लिकर कंपनीज़ के ज़्यादातर जो शेयर हैं वो मिनिमम साइड पर अगर आप देखोगे तो 30 से 90 के पी मल्टीपल पर चल रहे हैं, मतलब 30 के पी मल्टीपल पर मिनिमम है तिलक नगर इंडस्ट्रीज़, और 98 और 100 के पी मल्टीपल पर चल रहे रेडिको खेतान और यूनाइटेड ब्रीवरीज जैसे शेयर। तो उन्होंने यही बोला था ये वैल्यूएशन अट्रैक्टिव शेयर है, जिस दिन इसमें कहानी कुछ भी ये अनफोल्ड करेगा मैनेजमेंट तब चलेगा। आज मुझे उन्हीं की बात याद आती है क्योंकि वेदांता उनके कहने के बाद वहाँ से बहुत ज़बरदस्त चला था। उनकी अचानक से एक दिन रात को वो चले गए थे, लेकिन उनके ये दोनों शेयर मेरे जहन में हमेशा रहते हैं। तो आज ये काउंटर चला है तो इसलिए मेरा ध्यान भी गया, और ये काउंटर नए हाइज बनाता हुआ दिख रहा है। एनीवेज सर आगे बढ़ते हैं। इसमें एक जी सर ब्लैकबक में हम लोग रिस्क फ्री हो गए हैं। 716 रुपए का हाई बना है, 695 हमने बाई दिया था, 716 में हम रिस्क फ्री हो गए, वो मैसेज डाल दिया क्लाइंट्स को। और दूसरी चीज ये जीएम ब्रेवरेज के बिहाफ पे मैं बोलना चाहूंगा सर, जैसे यहाँ पे जो मेरे परम मित्र हैं, पुराने ऑफिस में जब मैंने ज्वाइन ही किया था उसी समय उनने ज्वाइन किया था 2010 में, मैंने उनकी सिगरेट छुड़ाई थी। रोज चाय पीने जाते थे, वो सिगरेट पीते थे, मेरे को इरिटेशन होती थी तो मैंने सिगरेट छुड़ाई थी।
नए ऑफिस में वो सेकंड फ्लोर में बैठते हैं, मैं थर्ड फ्लोर में बैठता हूँ, तो मिलना जुलना थोड़ा सा कम हो गया है। पता ये चला है कि सिगरेट छोड़ने के लिए उनने रजनीगंधा चालू किया था। अब सिगरेट तो हाँ सॉरी, ये रजनीगंधा छोड़ने के लिए उनने वापस सिगरेट चालू की थी। अब वो रजनीगंधा तो छूटा नहीं, सिगरेट और पकड़ ली। और शराब तो मतलब कॉमन ही है, मतलब मेरे आसपास के सर्किल में एक आध ही दो लोग होंगे जो नहीं पीते, जिनमें एक आध मैं हूँ। तो ये चीज मैंने देखी है कि एडिक्शन वाली कोई भी चीज है, जिसको कहते हैं अपन सिन स्टॉक, अगर है तो वो छूटना बहुत मुश्किल है। आप चाहे टैक्स बढ़ा लो, प्राइस बढ़ा लो, जो बढ़ा लो, अनुपात थोड़ा सा आदमी कम ज्यादा कर सकता है, लेकिन छोड़ नहीं सकता। तो इन स्टॉक्स को मैनेजमेंट कोई गलती कर दे तो ही लॉस होगा, या फिर कोई कॉम्पिटिटर बहुत अच्छा प्रोडक्ट ले आए तो आपका ग्राहक उनकी तरफ चला जाए तो ही लॉस होगा। नहीं, अगर आप ठीक ठाक भी करते रहे ना तो ये कंपनियां चलती रहेंगी। इसलिए मेरे को लिकर कंपनीज बहुत पसंद आती हैं।